नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे लगता है कि देश को दिल्ली में चलाने का फैशन बंद होना चाहिए। राज्यों की अपनी ताकत होती है, राज्यों पर भरोसा करना चाहिए, राज्यों की अपनी व्यवस्थाएं हैं और वो वैसे ही विकसित करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिस पर जैसे इसमें एक विषय है कानूनों के संबंध में। कभी कभी मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमें एक नया कानून तब बनेगा जब 10 पुराने कानून खत्म करोगे। कानूनों का इतना जाल बिछा दिया गया है 60 साल में। आप लोग हमें शक्ति दें ताकि हर सप्ताह एक कानून खत्म करें। कितना बड़ा कानूनों का जाल बन गया है और इसलिए कानून सरल हो, सहज हो, सामान्य व्यक्ति को ताकत देने वाले हो, ये मूलभूत। वरना दूसरा जो मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, आपके दिमाग में क्यों भर गया है कि आप कुछ और हैं, देश कुछ और है, सरकार कुछ और है। सबसे बड़ी कठिनाई ये दीवारें जो खड़ी हुई हैं उसके कारण है। दीवारें 60 साल के कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण हुआ है। रियलिटी तो यह है कि सरकार हो या व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, हम सब देश के लिए काम करते हैं। हम सब ने मिलकर के देश का भला कैसे हो, ये मूलभूत बात है। अगर ये हमारी ये स्पिरिट डेवलप हुआ जो देश आजाद होने के बाद होना चाहिए था, तो शायद कोई लेने वाला ना होता, कोई देने वाला ना होता, कोई मांगने वाला ना होता, कोई मांगने के लिए मौके की तलाश में ना होता। ये स्थिति ही नहीं होती। एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और इसलिए डिपार्टमेंट बढ़े कि न बढ़े, आवश्यकता तो है पूरे सरकार नाम की जो मशीनरी है, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव में चपरासी तक, उसके कायाकल्प की जरूरत है। जैसे शरीर में आजकल 70-75 साल के बाद कायाकल्प होता है ना, तो हमारे देश की आजादी को भी 65-67 साल हो गए हैं। तो ऐसा कायाकल्प करें कि जब भारत की आजादी के 75 साल हो जाएं तो फिर से एक बार हमारा देश नौजवान हो जाए। और ये कायाकल्प होगा, उसकी सारी आंतरिक व्यवस्थाओं को ऊर्जावान कैसे बनाया जाए, डिपार्टमेंट कितने बने कितने कम हो, ये अलग विषय है। और सचमुच में ये तो लगता है कि ये देश दिल्ली में चलाने की फैशन बंद होनी चाहिए। राज्यों की अपनी ताकत होती है, राज्यों पे भरोसा करना चाहिए। राज्यों को वहां की व्यवस्थाएं क्या है विकसित वैसे करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की कमाल देखिए साहब, उनकी अर्थनीतियां कैसी होती थी, समाज नीतियां कैसी होती थी और जीवन को ताकत कैसे मिलती थी। अब देखिए हमारे यहां दक्षिण में सुपारी की खेती होती है। ज्यादातर व्यापारी किसान हमारे सुपारी की खेती में लगे हैं। मुझे बताएं कोई भाई, किसी विज्ञान ने ये सिद्ध किया है क्या कि सुपारी से ये फायदा होता है, हेल्थ को ये फायदा होता है, न्यूट्रिशन में ये फायदा होता है? किसी ने, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। तब हमारे पूर्वजों ने क्या दिमाग लगाया जी कि ये सुपारी का कोई हेल्थ वैल्यू तो है, दिखता नहीं है,
तो ये सुपारी बेचने वाला रोटी कैसे कमाएगा, खाएगा, पेट कैसे भरेगा? तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया? सुपारी को पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया जी। अब ये देखिए कैसी सोच है, कितना बड़ा इंटीग्रेशन है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। ये विजन चाहिए जी। और उसके कारण आज सुपारी पैदा करने वाले व्यापारी को मार्केट मिल जाता है। वो सुपारी जो कोई खरीद नहीं सकता, वो गणेश जी बन करके व्यापार रोजगार चलाता है जी। दुनिया में कोई देश आक्रमण करना, लड़ाई लड़ना, देश जीतना, वो अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है। अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है। पड़ोसी देश की जमीन ले लो, लूट लो, ये सब सदियों पहले हुआ करता था। लेकिन विश्व में फैलने का सबसे बड़ा माध्यम सदियों से व्यापार ही रहा है। हमारे पूर्वज भी व्यापारी के रूप में दुनिया में जाते थे। आज दुनिया में जहां पर भी इंडियन डायस्पोरा के लोग मिलेंगे, ज्यादातर व्यापारी के रूप में ही गए हैं। यानी विश्व में संबंधों को जोड़ने का सदियों तक अगर कोई आधार रहा था तो व्यापार रहा था। बीच में मैं कभी कभी हैरान हूं, हमारे देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो पुराने धड़धड़े से काम कर रही है। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस गैदर करना, उनकी स्ट्रेंथ को जानना, उनके दोस्त कौन है उनको जानना, ये घिसी पिटी सालों पुरानी व्यवस्थाएं हैं। वक्त बदल चुका है। आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मूल काम ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया है। मूल काम, आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, आपका इंपोर्ट का मूल काम। लेकिन उसका जो शिक्षा दीक्षा हो रही है वो वही हो रही है, डिप्लोमेटिक। तो फिर डिप्लोमेसी शब्द से इतना प्यार है तो ट्रेड डिप्लोमेसी सोचो, उसी को डेवलप करो। कॉमर्स डिप्लोमेसी सोचो। हमने एक बहुत बड़ा, और इसलिए हमारे व्यापारी आलम को डरने की जरूरत नहीं है। एक बड़े व्यापक फलक पर हम एंट्री नहीं कर रहे, करने की जरूरत है। एक बार मैं रशिया में एक बहुत इंटीरियर में छोटा स्टेट है अस्ट्राखान, और गुजरात और अस्ट्राखान का दो राज्यों के साथ हमारा अनुबंध हुआ है। अटल जी जब थे और पुतिन की हाजिरी में दो राज्यों के साथ, तो उसके कारण मेरा एक दो बार अस्ट्राखान जाना हुआ। पहली बार जब मैं अस्ट्राखान गया तो अहमदाबाद से दिल्ली आया, दिल्ली से मॉस्को गया, मॉस्को से कोई 40-50 घंटे लग गए। दूसरा बार मैं अस्ट्राखान गया तो चार्टर प्लेन लेके गया, तो अहमदाबाद से मुझे मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं, इतने पास में है। और मैं इसलिए इसको मैंने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि जब मैं वहां गया तो कोई भी अच्छी दुकान होती थी तो वहां पर दुकान का नाम होता है ओखा, OKHA। मैं हैरान था, यार यहां इतनी सारी ओखा दुकानों का नाम क्यों है? तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये ओखा तो मेरे गुजरात का एक पोर्ट था पहले, द्वारिका के पास। तो बोले साहब आज भी अस्ट्राखान में दुकान वाले अगर ओखा नाम रखता है और ये कहता है कि हम ओखा के लेवल का माल बेचते हैं तो उसका माल बिकता है। ये प्रतिष्ठा किसने बनाई होगी जी? ये प्रतिष्ठा उस समय के व्यापारियों ने बनाई होगी कि आज सदियों के बावजूद भी ओखा और अस्ट्राखान का जब ट्रेड चलता होगा, ओखा से जो माल आया वो बहुत ही अच्छा माना जाता होगा। उसके कारण आज सदियों के बाद भी अस्ट्राखान में ओखा ये अगर ब्रांड हुआ तो माल अच्छा माना जाता है और बिकता है। जबकि यहां से आज व्यापार चल नहीं रहा, सदियों पहले चलता था। यानी विश्व में हमारी छवि बनाने का काम व्यापार के माध्यम से हुआ है, व्यापारियों के माध्यम से हुआ है, और उसमें बनी हुई ईमानदारी के माध्यम से हुआ है।
इस ताकत और हैसियत को जो जानता है, देश का गौरव करता है, वो हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है हमारी व्यापारी आलम। व्यापार का पूरा दायरा एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है। वो रुष्ट पुष्ट होगी तभी तो देश के शरीर का अर्थतंत्र चलेगा। और इसलिए हम कन्विंस हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं, हम समझते हैं ये। उसको हम सरल कैसे करें? अब आप जानते हैं, जब भी हम आएंगे नहीं, मैं कहता हूं जब भी हम आएंगे, भले 60 दिन बाकी हो, तब 60 साल के गड्ढे होंगे जी। वो हमारा पहला काम तो गड्ढे भरने में जाने वाला है। और गड्ढे भरते 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 फिर जो गरीब है उसका लाभ शुरू होते 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 हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम इस बात में विश्वास करते हैं। दूसरी बात है, मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकली मुझे ये बात बोलने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन अगर फायदे वाली बात बोलूं तो नरेंद्र मोदी नहीं है। मैं अपने फायदे के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ना अपने फायदे के लिए जीता हूं। आप चाहे या ना चाहे, हमने ये वैश्विक जो चैलेंजेस हैं व्यापार जगत में, उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये ऑनलाइन ये होगा तो हम मर जाएंगे। अरे क्या बात करते हो भाई, कैसे मर जाओगे? अगर वो 10 कदम आगे जाते तो हम 15 कदम आगे जाए। दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है, और इसलिए डरे बिना इस स्थिति का हम फायदा उठाएं। सरकार से आप ये मांग करिए कि हमारे व्यापारी की इस ग्लोबल चैलेंजेज आई है, उसको मिटमिट करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी कैसे बढ़े, ये उसको कहिए। और सरकार उस पर ध्यान केंद्रित करे। सरकार ये ना कहे ये ऑनलाइन बंद कर दो। अरे भाई कैसे बंद करोगे? मुझे बताइए, आज किताब खरीदने के लिए कोई इंसान किताब की दुकान में क्यों जाएगा? कोई मुझे बताए। ऑनलाइन सारी किताबें अवेलेबल है, उसको ऑर्डर करना। अच्छा, उसमें तो कोई मिलावट होनी नहीं है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पक्का है कि ये पब्लिशर है, पक्का है ये राइटर है, पक्का है ये 3 प्रकार की एडिशन है, 3D वर्जन उसको अपने कंप्यूटर पे दिखता है, वो ऑर्डर बुक करेगा। आज मुझे बताइए, वो खरीदने के लिए जाएगा क्यों जी? अब आप कौन सा कानून है जो इसको रोकेगा जी? आप कैसे कहोगे नहीं वहां से किताब मत खरीदो, तुम चलो बाजार चलो, कॉनॉट प्लेस पे चलो, भले 200 रुपए टैक्सी का लगे, दुकान में आओ फिर खरीदो? कैसे होगा? इसका मतलब हुआ कि हम अपने पावरफुल इजी पोर्टल कैसे बनाएं, हम डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट कैसे करें, हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए अच्छी। इसलिए हम इन चीजों से डरे नहीं दोस्तों। हम सब मिलकर के दुनिया में, और हमारे ही तो बच्चे हैं जो दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके गए हैं जी। हमने आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा।